नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बाबा रामदास से। बाबा रामदास, बहुत स्वागत है, पहली बार ओसीएन नेटवर्क पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नहीं, मेरा सौभाग्य जी। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। बाबा रामदास का अपना भी ही चैनल है। बाबा, उसका नाम भी बता दीजिए। बाबा की खरी खोटी। बाबा की खरी खोटी नाम से वो चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं जाकर के। और बाबा तो आजकल वैसे ही वायरल हैं, बहुत सारे चैनल जो हैं उनको बुलाते हैं, अलग अलग विषयों पर उनकी जो विचारधारा है वो लोगों को बहुत प्रभावित और आकर्षित कर रही है। और बाबा वैसे तो किसी एक प्रदेश के नहीं हैं, किसी एक शहर के और जगह के भी नहीं हैं। इनके मूवमेंट चलते रहते हैं देश भर में, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है लोग बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन चूँकि पंजाब में रहते हैं तो आज हम पंजाब पर ख़ास तौर से बात करेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। जो सब्ज बाग दिखाए गए थे पंजाब की जनता को, और एक तरीके से जो क्योस था उसका जो फ़ायदा उठाया था केजरीवाल एंड कंपनी ने, क्या जो जन अपेक्षाएँ थी, जो लोगों की उम्मीदें थी, इनसे वो पूरी कर पाए हैं। और जो ये राजनीति बदलने के नाम पर आए थे, दिल्ली में भी, पंजाब में भी कह रहे थे कि एक बार हमें आप सेवा का मौका दीजिए, ये नशा और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं ये तो हम चुटकियों में जो है ख़त्म कर देंगे। तो कई मुद्दे हैं पंजाब को लेकर के, उन पर चर्चा करेंगे। और फिर चूँकि दिल्ली में भी अब विधानसभा चुनाव होने ही वाले हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के बाद फिर दिल्ली का नंबर है, तो जेल से निकलने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं ना कई बार के मारे मारे घूम रहे हैं, कभी टूटी हुई सड़कों को देखने के लिए जाते हैं, वहाँ की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराते हैं, फिर उनको मीडिया को जारी करते हैं। अब कुछ सड़कों की रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है तो इनके ट्विटर हैंडल और तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं कि देखो केजरीवाल जी आ गए हैं तो सड़कें सुधरनी शुरू हो गई हैं। तो इसका जो डार्क साइड है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस बार दिल्ली में इनके सामने किस तरह के ख़तरे हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, विश्वसनीयता का जो बड़ा भारी संकट इस समय इनके सामने है। क्योंकि हमने देखा है जो 2023 दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनमें से 3 राज्यों में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी और जो नोटा होता है उससे भी 50% कम वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने 22 कैंडिडेट खड़े किए थे, पंजाब की सभी 13 सीटों पर किए थे, हरियाणा की 1 सीट पर किए थे, दिल्ली की 4 सीटों पर किए थे, गुजरात में भी 2 सीटों पर लड़ रहे थे। 22 में से केवल 3 कैंडिडेट इनके पंजाब में जीत पाए, जबकि वहाँ इनकी सरकार है और 117 के सदन में 92 सीटें जीत करके इन्होंने सरकार बनाई थी। तो क्यों लोगों का अचानक मोह भंग हो गया है इनसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बाबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पंजाब की इस समय सिचुएशन क्या है, पंजाब के लोगों की मनः स्थिति क्या है, क्या वो राहत की सांस ले रहे हैं कि जैसी सोची थी वैसा ही सरकार काम कर रही है, या उनको अब कहीं प्रायश्चित है इस बात का कि भाई क्योस था, अकाली दल भी कमज़ोर था, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार नहीं हो पाई थी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो आप जानते ही हैं कि 13 महीने का यहाँ आंदोलन करवा करके एक ऐसा जहर बो दिया गया था पंजाब की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन मिलना ही नहीं था उस समय विधानसभा चुनाव में। तो इनको विकल्प के तौर पर लाए थे, पर क्या ये कहीं भी किन्हीं भी सेक्टर में अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए? नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में तो टोटल फेलियर रही। इनका जो मुख्य मुद्दा था वो था कि ये नशा, क्योंकि पंजाब में आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो 2 हैं मैं जो देखता हूँ। सबसे पहली है नशा और दूसरा है पंजाब से पलायन। सर, पंजाब से इतना भयानक पलायन है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब पूरा का पूरा पंजाब जो है वो एक घोस्ट टाउन बन गया है। पंजाब के गांव का यह हाल है, आज से 10 साल पहले भी यही हाल था कि आप पूरे गांव में चले जाइए, आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता। पंजाब के गांव में अगर मान लीजिए 100 घर हैं तो 100 में से
90 घर तो ऐसे हैं जहां पिछले 10 साल से ताला लगा है, कोई नहीं आया। और जिन 10 घरों में भी कोई अगर रह रहा है तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग रह रहे हैं, या जो निकम्मे नकारा लड़के हैं, जो नशेड़ी हैं, वो रह रहे हैं। और जो गांव के में जो लेबर क्लास है, पंजाब में एक सिस्टम है कि कोठी में एक कमरा खोल के उनको दे दिया कि चलो भैया कोई दिया बत्ती करता रहेगा या झाड़ू पोछा लगाता रहेगा, सिर्फ ये है। और ये तो हालत है पंजाब के पलायन की। बाजार सुनसान पड़े हैं, स्कूल कॉलेज तो मतलब ये हालत है कि आप सोच नहीं सकते। बिजनेस बिल्कुल धरातल पे लग चुका है, बिजनेस नाम की चीज नहीं रह गई है। मेरी पत्नी एक स्कूल की प्रिंसिपल है, तो एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कि स्कूल में बच्चे क्यों नहीं बढ़ते। भाई देखिए ना, बच्चे पैदा होंगे तब बढ़ेंगे ना। पिछले 10 साल से एक सिलसिला ये चल रहा है, हालांकि चल तो रहा है ये 40 साल से, और 10 सालों में ये हुआ कि 17 साल का बच्चा ही विदेश चला जाता है। अब मान लीजिए जो 17 साल का बच्चा 12वीं पास करने के बाद अगर वो विदेश नहीं गया होता तो वो बीए फर्स्ट ईयर में किसी कॉलेज में एडमिशन लेता। पंजाब में जालंधर में एक बहुत मशहूर कॉलेज है, खालसा कॉलेज जी, उसमें लगभग 2200 सीटें बताई जाती हैं। किसी जमाने में सर, आज से मात्र 7-8 साल पहले तक मतलब खालसा कॉलेज में एडमिशन हो जाना बड़े प्राइड की बात होती थी, और वहाँ के लोकल एमपी एमएलए और बड़े जो थे वो उनकी सिफारिश पे भी एडमिशन नहीं मिलता था, सिर्फ मेरिट पे, बड़े मुश्किल थे। सर आज ये हालत है कि 2200 सीटों के कॉलेज में मुश्किल से 700-800 बच्चा पढ़ता है। बाकी ये वहाँ के सबसे रेप्यूटेड कॉलेज की हालत बता रहा हूँ। सामान्य सर कम से कम 1000 ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और ऐसे होंगे जो कि घोस्ट, मतलब जिन पे ताला लगे 10 साल हो गए। ओहो, क्यों? अरे भाई, जब 17 साल का बच्चा ही कनाडा चला जाएगा तो आखिर कॉलेज में कौन पढ़ेगा? अच्छा, जो आज से 10 साल पहले 17 साल का लड़का है, आज वो 27 साल का है, वो तो कनाडा में रहता है। अगर एक तो उसकी शादी ही नहीं हुई, अगर हुई होती तो उसके बच्चे पंजाब में पैदा होते ना। सही है। तो जो पंजाब में बच्चा पैदा होता तो वो हमारे स्कूल में किंडरगार्टन में एडमिशन लेने आता। पॉपुलेशन है ही नहीं। तो सर पंजाब में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, पहला। दूसरा, नशा एक बहुत व्यापक समस्या शुरू से रही है। इन्होंने तो कहा था कि आते ही खत्म कर देंगे। सर असंभव है। एक तो पंजाब नार्को टेररिज्म का शिकार हुआ है, जो पाकिस्तान का, आईएसआई का और इस डीप स्टेट का एजेंडा रहा कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है तो पंजाब को डिस्टेबलाइज करके रखो। तो पहले तो ये 80 और 90 के दशक में आतंकवाद से उसको जलाते रहे। इंडिया ने किसी तरह वो कंट्रोल किया, तो नार्को टेररिज्म और करेंसी, नकली करेंसी वाला मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया आपके नोटबंदी से। हाँ, मॉनेटाइजेशन। तो अब सर बच गया है नशा। तो उसकी सबसे बड़ी जो आमद है वो पाकिस्तान बॉर्डर से होती है। और सर पंजाब में नशे के इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, तीसरा सर, जब से भगवंत मान सरकार आई है, इन्होंने फ्रीबीज का वादा कर दिया। लोगों ने पूछा भैया इतने वादे कर रहे हो, कहाँ से पूरे करोगे? तो मुझे याद है केजरीवाल का कि मैंने 20,000 करोड़ मैं यहाँ से बचा लूंगा, 20,000 करोड़ भ्रष्टाचार से बचा लूंगा, 50,000 करोड़ मैंने माइनिंग से सोच रखा है, तो मैं इतने 1000 करोड़ तो यहाँ से ले आऊंगा तो मेरा तो हो जाएगा। सर आज ये हालत है कि पंजाब में 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मतलब पंजाब पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी तनख्वाह जो है 20-20, 25-25 दिन लेट हो जाती है। सर अब जब आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तो आप सड़कें कहां से ठीक कराएंगे? सही है। बिजली मुफ्त दे रहे हैं आप, बिजली की सब्सिडी 22,000 करोड़ की है। ये यात्रा मुफ्त कराते हैं महिलाओं को सरकारी बसों में। इससे क्या हुआ? इनके पास पनबस नाम का एक निगम टाइप का था, जिसमें इन्होंने अमरिंदर सिंह के ज़माने में, आज से करीब 10-12 साल पहले 1000 बसें खरीदी। और उसका इन्होंने तरीका ये बनाया कि भैया जैसे बस, सामान्य बस एक प्राइवेट मालिक की चलती है, तो आप बस चलाइए, उस बस से अपनी सैलरी निकालिए ड्राइवर कंडक्टर की, और उस बस की किस्त भी दीजिए। तो ये व्यवस्था किसी तरह
चल रही थी रोप धो के। फिर इन्होंने क्या किया कि आते महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी, तो आपका मोर देन 50% रेवेन्यू गया। बिल्कुल सही बात। तो एक तो पनबस दिवालिया हो गई, तो पनबस में सर हजारों कंडक्टर ड्राइवर और उनका पूरा उनकी तनख्वाहें निकलनी मुश्किल हो गई। चलिए ये तो पनबस जो दिवालिया हुई तो हुई। अब सर प्राइवेट बस थी, महिला सवारी ने कहा कि नहीं मैं तो सरकारी में जाऊंगी, वहां फ्री मिलता है, तो प्राइवेट का 50% बिजनेस सरकारी में शिफ्ट हो गया। पर उतना ही नहीं हुआ, मान लीजिए आपके साथ एक महिला है, वो कहेंगी कि मेरा तो फ्री है, तो सिर्फ आपका टिकट लगेगा ना, तो हम प्राइवेट में क्यों जाएं? प्राइवेट में हम दोनों को टिकट देना है। तो मैं तो महिला तो गई, अपने साथ एक पुरुष सवारी भी ले गई, तो लगभग 60 से 65% रेवेन्यू प्राइवेट बसों का चला गया। सर पंजाब में प्राइवेट रोडवेज एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज था। आप समझ लीजिए सर कि मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी 18 बसें चलती थी। सर वो परिवार सड़क पे आ गया, दिवालिया हो गया, और आज उनके घर का जो बच्चा है, युवा है, 35,000 रुपये की नौकरी करता है मोहाली में। बताइए। तो सर ये जो आज 3.25 लाख से ऊपर का 3.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर हो चुका है, जो कि इस वक्त 4 या 4.25 लाख हो रहा है। सर टोटल इकोनॉमिक केओस ये इस वक्त पंजाब में है। और ये मिशनरी जो ड्रामा कर रही सर है उसको वो तो बात ही छोड़ दीजिए ना, वो तो मतलब पंजाब का इतना बड़ा दंश है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सर मिशनरीज का ये हाल है। मैं सुल्तानपुर लोधी नामक एक शहर में रहता हूं जो कि पवित्र नगरी है, जैसे पंजाब की जो 4-5 पवित्र नगरियां हैं, जैसे अमृतसर है या आनंदपुर साहब है, क्योंकि सुल्तानपुर लोधी में 14 साल तक गुरु नानक देव जी स्वयं उन्होंने निवास किया, और उनकी बहन जो है बेबे नानकी, उनकी ससुराल थी। तो सर जो वहाँ का जो मुख्य गुरुद्वारा है उसका नाम है बेर साहब। वहाँ पे एक बेरी का पेड़ था जहाँ जिसके नीचे बैठ के गुरु नानक देव जी ध्यान लगाया करते थे। तो बेर साहब बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, बेई नदी के किनारे। तो एक दिन मैं वहाँ से ना वॉक करता हुआ जा रहा था, तो मैंने देखा कि बेई नदी के किनारे पर गुरुद्वारे के मेन गेट के सामने मिशनरी ईसाई मिशनरियों ने अपना 25 दिसंबर का या ऐसे कोई पर्व था उसका उन्होंने एक बहुत बड़ी होर्डिंग गेट पे, गुरुद्वारे के गेट पे लगा रखी है, इनविटेशन दे रखा है कि हमारे फंक्शन में आइए। मैंने कहा भाई गुरुद्वारे पर इतनी बड़ी ईसाई मिशनरी की होर्डिंग किसको इनवाइट कर रही है? सिखों को ना। सही बात। जो उस गुरुद्वारे में मत्था टेकने आ रहा है, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे चर्च में आइए। मतलब आपके निशाने पे सिख समाज है ना। और बेर साहब के गुरुद्वारे की मैनेजमेंट में इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे पूछने गए हमारे गेट के सामने ये अपना क्यों लगाया? बिल्कुल होर्डिंग। बिल्कुल भाई आपके घर, आपका एक रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट के गेट पे कोई दूसरे रेस्टोरेंट वाला अपना बोर्ड लगाने की हिमाकत करेगा? सोचेगा? उनकी रजामंदी से ही लगा होगा, कोई प्रबंधक समिति में तो से कोई सर होगा। बात ये ना कि पूरे पंजाब को जाना है, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, वही तो उनकी सरकारों के साथ इनका एक पैक्ट है कि आप आइए, आपका स्वागत है, पर हमारा काम उधर पंजाब में होने दीजिए। नहीं तो एक बात बता, नहीं किसकी हिम्मत है कि गुरुद्वारे के ऊपर अपना होर्डिंग लगा देगा? सही बात। धर्मांतरण का। और आप लगाने क्यों देंगे? वही बात। और वहाँ जो सिक्योरिटी को लेकर के इस समय इश्यूज हैं, जिस तरीके से फिर से ये खालिस्तानी सिर उठा रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कुछ हुई हैं बीच में, वो तो पटियाला में घटना घटी थी, काली मंदिर पर जो अटैक हुआ था वो तो खैर कांग्रेस सरकार के समय हुआ था शायद, लेकिन ये जो फिर से वही काले दिनों की आहट हमें सुनाई पड़ रही है, ये कितनी बड़ी थ्रेट है? सर आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव जिताना, उस चुनाव की पूरी फंडिंग, पूरा मैनेजमेंट,
यहां तक कि उनके लिए वोटों का इंतजाम करना भी कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए खालिस्तानी करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन पहली बार अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाई, उन वक्त उस दिन मैं और मेरी पत्नी हम जालंधर में थे। तो जैसा सभी लोग कि यार चलो एक ईमानदार आदमी देश में भ्रष्टाचार खत्म करने आया है, हम लोग को भी, मुझे में यकीन मानिए, मैंने और मेरी पत्नी ने अरविंद केजरीवाल के लिए बैठ के पोस्टर बनाए हैं जालंधर में, और हम सारा दिन प्लेकार्ड लेके खड़े होते हैं, मैं भी अन्ना, मैं भी उनमें से एक हूं, मैं इसको हमेशा स्वीकार करता हूं। सर उस दिन जब मैं भी अन्ना और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बोर्ड लेके पंजाब में खड़े होते ना सर, कोई हमारी तरफ देखता तक नहीं था। ये कौन लोग खड़े हैं भाई? एक आदमी अगर बीच में पोस्टर लेके खड़ा है तो कम से कम आता जाता आदमी देख तो लेता है कौन है। सर हमें कोई देखता तक नहीं था। हमें बड़ी निराशा होती थी कि बताइए कितना मरा हुआ समाज है कि हम देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी तरफ कोई देख तक नहीं रहा है। सर उसके 1 साल बाद मैंने एक दिन महसूस किया कि इसकी पार्टी बन चुकी थी और उसका चुनाव देना था झाड़ू। सर पंजाब में जिससे बात करो, हाँ भाई चुनाव, झाड़ू 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 झाड़ू, मतलब आप 100 लोगों से बात करिए 90 लोग झाड़ू बोलते थे। सर मुझे बड़ा ताज्जुब है, मैंने कहा ये अचानक इतना जन समर्थन एक ऐसी पार्टी के लिए जिसके लिए कल तक कोई नाम तक नहीं जानता था, लेता नहीं था नाम। फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की, मैंने कहा ये अचानक इतना समर्थन कहाँ से आ रहा है भाई? तो सर फिर जब धीरे धीरे पढ़ा, फिर जब इनके नेताओं के हमने भाषण सुने इनका, तो मैंने कहा यार ये तो खालिस्तान की भाषा बोल रहा है। तो फिर पता लगा कि ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरह, दे वेंट टू इंग्लैंड, यूएस, पूरा यूरोप का भ्रमण करके आए वहाँ खालिस्तानियों, और इन्होंने खालिस्तानियों को बोला कि हम आपका एजेंडा पूरा करेंगे, आप हमें पंजाब में समर्थन दीजिए। तो इनका समर्थन आया सर कनाडा अमेरिका से पहले। यहाँ का जो क्लर्गी है, यहाँ जो गुरुद्वारों के माध्यम से पंथिक वोट जिसको बोलते हैं, तो वहां से आया, एक अनाउंसमेंट हो गई और ठीक है, अचानक रातों रात जो है पूरा समाज झाड़ू 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 झाड़ू। तो सर एक बात बताइए ना, आपके लिए वोट वहां से आ रहा है कनाडा से, फंड्स वहां से आ रहे हैं, कैंडिडेट तक वहां से तय हो रहे हैं, तो आप तो, ये तो उनकी सरकार है ना। हाँ उन्हीं की कठपुतली है। तो आप तो उनकी कठपुतली हैं। और अभी तो पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कह दिया था ना कि हमने तो 133 करोड़ रुपया दिया है केजरीवाल को। यस। तो सर आप फिर वो तो आपके आका हो गए ना, तो अपने आका का कहना कैसे डाल देंगे आप? और आप इसी शर्त पे आपको बिठाया गया है कि आप उनका एजेंडा यहां लागू करेंगे, आप उनकी कठपुतली हैं। तो ठीक है सर, तो उनकी सरकार है सर, ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। ये कनाडा और अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए खालिस्तानियों की कठपुतली सरकार है। वो जैसा कहते हैं वैसा करती है, तो उनको तो फ्री रन देना ही है। ये जो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो डीप स्टेट के आदमी हैं और डीप स्टेट ही चाहती है कि ये आगे बढ़ें, इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? क्योंकि जो फंडिंग हुई है पन्नू से, वहाँ के अतिवादी आतंकवादी संगठनों से, खालिस्तान परस्त लोगों के द्वारा, वहाँ के तो वीडियो भी आ गए, और डॉक्टर मुनीस रायजादा से भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जी, जो उन दिनों शिकागो में थे और अरविंद केजरीवाल के लिए वो मैं फॉरेन फंडिंग का काम करते थे। जी, वो मैं जानता हूँ। हाँ, तो उन्होंने खुद कहा कि जिस दिन इनकी पन्नू से और दूसरे लोगों से मुलाकात हुई मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन हम लोग बाहर बैठे थे और ये लोग अंदर बैठ कर के उनसे बात कर रहे थे कि क्या उनका एग्रीमेंट हुआ, क्या बातें हुई, क्या तय हुआ, वो तो बाद की बात है, लेकिन ये पक्का है कि वहाँ से फंडिंग हुई है। और पन्नू हो, जॉर्ज सोरोस हो, ये सब तो डीप स्टेट के खिलौने हैं। पन्नू खुद डीप स्टेट का पैदा है। जी हाँ, तो ये एक कड़ी जुड़ती है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं
और दिल्ली में आज जो अरविंद केजरीवाल की स्थिति हो गई है कि चुनाव जब सर पे आए हैं तो जेल से बाहर निकलने के बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं और लोग अब काले झंडे दिखा रहे हैं। एक आक्रोश है लोगों में कि भाई तुमने कितने झूठ बोल रखे हैं, तुम लंदन और पेरिस बनाना चाहते थे दिल्ली को, और तुमने क्या हालत बनाई है। तुम हर तीसरे साल कहते थे कि बस अगले 5 साल में यमुना को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग परिवार के साथ जा कर के शाम को घाट पर वहाँ जश्न करेंगे और पहली डुबकी तो मैं लगाऊंगा यमुना में। तो यमुना की हालत क्या करके छोड़ी हुई है, सड़कों की हालत क्या हो गई है, पॉल्यूशन हर साल की समस्या है, पेयजल का संकट हर गर्मियों की समस्या है, और जब भी बारिश होती है तो दिल्ली डूब जाती है। तो क्या इस बार का जो ये चुनाव आने वाला है ये केजरीवाल को डुबोएगा दिल्ली की तरह, या थोड़ा बहुत ये फिर कुछ कलाकारी करेंगे, लोगों को बहकाएंगे, उनका विश्वास अर्जित करेंगे और फिर नैया अपनी पार लगा लेंगे? सर, आपने डीप स्टेट की बात की। डीप स्टेट इंडिया में दे स्टार्टेड विद अरविंद केजरीवाल, पर बीच में फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल फेल्ड देम। अरविंद केजरीवाल, उनको लगा कि ये बहुत छोटा प्यादा है, हिंदुस्तान का जो साइज है उसके लिए अरविंद केजरीवाल बहुत छोटी मछली है। तो उन्होंने एक फिर बड़ी मछली फंसाई जिसका नाम है राहुल गांधी जी। और तो डीप स्टेट का मोडस ऑपरेंडी जो है वो जो हमने बांग्लादेश में देखा, उनका जो तरीका है ना वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि सबसे पहले जो वहां की सरकार है, जिस देश में तख्ता पलट करना है, सबसे पहले वहां की सरकार को जो है संदिग्ध बनाओ, उनके चुनाव को संदिग्ध बनाओ कि नहीं साहब ये तो तानाशाह है, जो वो ना वो मोदी तानाशाह है, गलत तरीके से चुनाव जीतता है, ईवीएम हैक करके चुनाव जीता गया है, इस चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनका है कि सबसे पहले किसी एक मेजर पार्टी से चुनाव का बहिष्कार करा दो या चुनाव को संदिग्ध बना दो, और चुनाव को बोलो नहीं ये तो चुनाव ही नहीं, दिस इज द फार्स, द डेमोक्रेसी फ्लॉड। और वो बांग्लादेश में बीएनपी ने यही किया। हाँ, उसके बाद अब चूंकि आपका प्रधानमंत्री डिक्टेटर है, चुनाव जीत के ही नहीं आया, चुनाव तो फार्स था, डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसलिए कोई एक आंदोलन खड़ा कर दो। तो सर वो जो आंदोलन खड़ा होना था ना, वो इन्होंने ट्रायल रन तो कर लिया है किसान आंदोलन के नाम पे। दूसरा किसान आंदोलन ये करके तो चल पड़े थे, वो तो मोदी जी ने की जो भी, खैर उनको तो खैर भाई उनकी प्लानिंग हम लोग तो समझ भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है। तो सर मोदी जी ने उनको वहां रुकवा दिया, खट्टर साहब से, शंभू बॉर्डर पर। वो आज तक सर 9 महीने होने को है, शंभू बॉर्डर पे आज भी नाका लगा हुआ। अभी मैं परसों जब आया हूँ तो मुझे ही मालूम है, हमने वो बॉर्डर कैसे पार करके जो है वो इधर से गांव में घुस के, मतलब समझ लीजिए कि 10 से 15 किलोमीटर का सफर था वो, उसको पार करने में हमें 3 घंटे लगे। और ये 9 महीने से वहाँ की जनता झेल रही है। और इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है उनको कि एक तरफ का रास्ता खोल दीजिए, नहीं, ताकि जो मेडिकल से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं या जो अधिवक्ता आते जाते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनको जो है किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन अभी भी नहीं खोल रहे। सर पटियाला से अंबाला की दूरी है 50 किलोमीटर, और पंजाब रोडवेज और सड़कें इतनी अच्छी हैं कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर यात्रा पूरी हो, आराम से हो जाए। सर वो 3 घंटे में नहीं होती आजकल, ये हालत है। और सर उस पूरे इलाके के, हरियाणा और पंजाब दोनों की, पूरे इलाके की इकोनॉमी बर्बाद हो गई उस रोड के 9 महीने से। बिल्कुल हो गई। अच्छा, तो सर ये चल रहा है, तो अब इनको दिल्ली आने का रास्ता मिला नहीं। बड़ी उम्मीद पाले हुए थे कि हरियाणा में। बड़े मजेदार आपको किस्सा सुनाता हूं, थोड़ा समय तो लगेगा। जी हाँ। पर बड़ा मजेदार किस्सा है सर। ये 70 के दशक की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री पता नहीं कौन थे, उनके साथ बंसीलाल थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, नया बना था। किसी बात पे इनकी आपस में होंटू हो गई, तो पंजाब वाले मुख्यमंत्री ने बोला कि बंसीलाल जी, चंडीगढ़ में घुसने नहीं दूंगा,
बंसीलाल बड़ा जिद्दी आदमी था। अच्छा, वो रातों रात जो सड़क बनाई थी। तो बंसीलाल के वो बात लग गई। उन्होंने बोला कोई नहीं जी, आप बड़े भाई हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलिए सब। वो अपमान का घूट पी के बंसीलाल अपने ये ऑफिस आया। जीरकपुर के बजाय लालड़ू के बजाय, हाँ, तुरंत उन्होंने अपने सारे बुला लिए, मैंने बैठो। कहते हैं ऐसी सड़क बताओ जो कि पंजाब में घुसे बिना हम चंडीगढ़ घुस जाएं। तो उन्होंने नक्शा निकाला, तो बोला जी ये सड़क है जो कि अंबाले से इधर से नारायणगढ़ होती हुई सीधे ये यहाँ से घुस जाएगी। बिल्कुल नक्शे पे। तो बोला हाँ ठीक है। बोले ये सड़क बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला शायद कुछ कोई 1.5-2 साल, उस जमाने 70 का दशक था। उन्होंने बोला, चीफ इंजीनियर को बोला आपने कि 6 महीने में सड़क तैयार चाहिए, नहीं तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, 6 महीने की नौकरी है तेरी। बिल्कुल। और सर बंसीलाल ने वो 6 महीने में सड़क बना दी। यस, बन गई वो सड़क। फिर जैसे ही सड़क बनी, बंसीलाल दिल्ली से उस सड़क से होता हुआ चंडीगढ़ पहुंचा और अपने ऑफिस नहीं गया जी, सीधे गया पंजाब चीफ मिनिस्टर ऑफिस। बोले हाँ जी सरदार जी, आज मैं उस सड़क से चंडीगढ़ आया हूँ, मैं तो आ गया। अब आप ये बताओ आप दिल्ली कैसे जाओगे? हाँ, इस सड़क से तो हम नहीं जाने देंगे। सर बंसीलाल ने जो उस दिन बात कही थी ना कि अब आप ये बताओ आप दिल्ली कैसे जाओगे? दिल्ली नहीं घुसने दूंगा। बिल्कुल। फिर ये बात कह के बंसीलाल तो मर गया। खट्टर ने रोक लिया। बिल्कुल रोक दिया। अब आओ दिल्ली कैसे जाओगे? सर एक बात बताऊं, मैं इसीलिए बार बार जब हरियाणा की बात करता हूं ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते कि हम, सर जब इतिहास लिखा जाएगा ना आज से 10-20 साल बाद, तो भारत की एक विलक्षण घटना मानी जाएगी राजनीतिक, जो ये इस चुनाव में सर इनके डीप स्टेट के मंसूबे फेल कर दिए हरियाणा की जनता ने। बिल्कुल सही है। नहीं तो सर आज हरियाणा पार करके ये अराजकतावादी इन्होंने पूरी दिल्ली घेर ली होती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के दिल्ली की नाक में दम कर देते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को बदनाम करते। तो जैसे वो पुराने जमाने में किले घेर लेते थे ना 6-6 महीने। हाँ। चित्तौड़ के किले का घेराव ऐसे था। बिल्कुल। तो उस तरीके से ये दिल्ली घेरते, हरियाणा वालों ने बचा ली, क्योंकि आज हरियाणा दिल्ली इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर बात ये नहीं कि हम बात कर रहे थे डीप स्टेट की, तो सर डीप स्टेट ने पहले सारा दाव केजरीवाल पे लगा रखा था, अब उनका सारा दाव राहुल गांधी पे लगा हुआ है। हालांकि पिछले 3 महीने में जो राहुल गांधी की जो एक्टिविटीज रही और अमेरिका में जो इन्होंने जो इनका जो रायता फैला उससे ना डीप स्टेट, मैंने सुना है कि ऐसा कुछ चर्चाएं हैं कि इनसे भी बड़ा निराश है। एक्चुअल में ये अमेरिका में डीप स्टेट के टॉप लेवल के कुछ लोगों से मिलना चाहते थे जी। उन्होंने कह दिया हम तो यहाँ खुद ही अपने चुनाव में व्यस्त हैं इस समय जी, हमारा ही खेल बिगड़ा पड़ा है भैया, नवंबर तक तो हम बात नहीं कर सकते, नवंबर के बाद देखेंगे जो होगा। तो अभी तो टाल दिया, इनसे बात नहीं की जी। तो सर बात यह है कि इस वक्त पंजाब की यह स्थिति है कि अभी 1 अक्टूबर से उनकी धान की नई फसल की लिफ्टिंग शुरू हो जाती है। सर आज 26 हो गई सर, अभी तक सरकारी खरीद के नाम पे एक दाना भी धान नहीं बिका है। और धान अभी मैं जब आया हूं ना सर, पूरे पंजाब में हर सड़क पे किसान अपना धान लेके बैठे हुए हैं। बताइए, सारी सड़कें उन्होंने जाम कर रखी हैं। बड़ी मुश्किल से हम निकल के आए। और सर धान की, अच्छा, भारत सरकार ने 42,000 करोड़, लगभग ऐसे 41,000 कुछ 433 करोड़ के आसपास कुछ रकम है, वो सितंबर में ही पंजाब सरकार के खाते में डाल दी थी कि साहब ये है आपकी धान खरीद का पैसा। पंजाब की सरकार कहती है कि हमारे पास पिछले सत्र का चावल ही अब तक हमने पूरा नहीं लिया है, वो भी शेलर्स में पड़ा है। लगभग 65,000 ट्रक चावल अभी तक राइस मिल्स में पड़ा हुआ है, वही हम नहीं स्वीकार कर पाए हैं।
हमारे पास जगह नहीं है। तो क्या हम ये मान करके चलें कि केजरीवाल भगवंत मान के खिलाफ वहाँ इस समय भयंकर नाराजगी है अलग अलग वर्गों में, किसानों में भी, दूसरे वर्गों में भी, क्योंकि ये जो इन्होंने वायदे किए थे वो तो इन्होंने कंप्लीट किए नहीं हैं। सर वायदा तो इन्होंने कोई भी कंप्लीट नहीं किया। वहाँ वो 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, महिलाओं को यात्रा फ्री मिल रही है, इसके अलावा वहाँ मैंने ऐसा कोई वायदा इनका पूरा होता देखा नहीं। किसानों को बरगला के इन्होंने चढ़ा बढ़ा के दिल्ली के लिए रवाना किया था, वो मुसीबत इनके गले पड़ गई। वो आज भी शंभू बॉर्डर और एक खनौरी बॉर्डर कहलाता है, 2 बॉर्डर, उस पर वो बैठे हुए हैं। धान की लिफ्टिंग हुई नहीं। हालांकि इन्होंने दे हैव ट्राइड टू पास ऑन दिस प्रॉब्लम टू मोदी कि साहब ये केंद्र सरकार की कमी है, पर पंजाब का किसान इतना समझदार है, वो जानता है। पंजाब का जो असली किसान है सर, वो इस चीज को महसूस कर रहा है कि हमारे नाम पे डीप स्टेट ने एक किसान आंदोलन करवा के हमारे हक फायदे की जो चीज थी 3 कृषि कानून, वो वापस करवा के हमारा बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। अच्छा अब आप देख लीजिए ना भाई, धान तो यूपी भी बहुत धान होता है, हरियाणा में भी बहुत धान होता है, वहां कोई धान की लिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है। आपने असली किसान की बात कह करके ये कहा है कि ये नकली किसान है जो बैठे। बिल्कुल, ये तो और ये चुनाव में इस बार 1170 वोट चढ़ोनी को मिले तो लोगों ने बता भी दिया कि तू नकली ही है जी, है नहीं। तो क्या सरकार कुछ इलाज करेगी इन नकलियों का, या इनको ऐसी मरने खटने देगी और खत्म होने देगी, एक्सपोज होने देगी? सर एक बात बताइए ना, पंजाब का किसान धान लेके बेचारा मारा फिर रहा है, भगवंत मान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है, वैसे मैं अंदर की बात आपको बताऊं, सोल्यूशन है। पंजाब का जो राइस मिलर है, पंजाब में लगभग 6500 6500 के आसपास बड़ी राइस मिल्स हैं। मेरी राइस मिल एसोसिएशन के एक बड़े पदाधिकारी से बात हुई, मैंने उनसे फोन पे मैंने पूछा इस समस्या का समाधान बताइए। उन्होंने कहा जी देखिए, हमारे पास 2 तरीके होते हैं, 2 सिस्टम है पंजाब में। एक होता है सिंगल कस्टडी, एक होता है डबल कस्टडी। डबल कस्टडी मतलब पंजाब सरकार का धान हमारी राइस मिल में आके रख जाएगा, हमारे पास जगह है, तो उसमें उस धान के मालिक 2 होंगे, वो राइस मिलर भी होगा और सरकार भी होगी। अगर कोई नफा नुकसान होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो दोनों मिलकर उस घाटे को वहन करेंगे। एक होती है सिंगल कस्टडी, आप सरकार हैं, मैं राइस मिलर हूं, आप एक काम कीजिए, अपना धान मेरे यहां रखवा दीजिए, अपने धान की देखभाल कीजिए, मैं उसमें से निकाल के आपको मिलिंग करके दे दूंगा। सही बात है, मालिक आप हैं, अगर कोई नफा नुकसान हुआ तो आपका होगा। इसको कहते हैं सिंगल कस्टडी। धान आपका, प्रीमाइसेस मेरा, मशीनरी मेरी, मिलिंग मेरी। सरकार कहती है ना, सिंगल कस्टडी पे हम धान नहीं रखेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और दिक्कत हुई, एक नई प्रजाति का धान इस बार पंजाब में लगाया गया। तो सर जो पिछली जो प्रजातियां थी उसमें 67 किलोज ऑफ राइस तैयार होता था 1 क्विंटल में। इस नई प्रजाति में 60 किलो हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो राइस मिलर कहता है भाई हमें तो सरकार को 67 किलो चावल देना है, तुम्हारी प्रजाति में ही 60 किलो है, मैं कहां से 7 किलो दूंगा? सही है। पंजाब सरकार कहती है कि वो घाटा किसान बर्दाश्त करे, किसान कहता है कि तो तुमने लगवाया था, बीज तुमने दिया था, बिल्कुल तुम सर, तो इसको तो हल तो आखिर पंजाब सरकार को ही करना है। सही है। और कृषि वैसे भी राज्य सरकार का मसला है, राज्य का विषय है, हाँ, ये केंद्र का नहीं है। तो सर ये एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, जिसमें आज पंजाब का किसान बेचारा दर बदर मारा फिर रहा है और भगवंत मान को गरिया रहा है। और ये जो सूचना मिल रही थी बीच में कि भगवंत मान और केजरीवाल के बीच में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वो तो सर देखिए, भगवंत मान एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि सुबह 6 बजे अगर वो 2 पैग न ले लें तो उनके ना हाथ ऐसा कुछ सुनने में आया है कि उनके हाथ शायद कुछ ऐसे, यानी बिस्तर से उतरने के लिए, पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको ठीक ठाक मतलब सीधे खड़े रहे
उसके लिए वो सुबह ले लेते हैं, फिर उसके बाद हर 2-2, 3-3 घंटे पे लेते रहते हैं और शाम को 7 बजे फिर वो रिटायर कर जाते हैं। तो सर वो अभी पीछे क्या हुआ कि डोडा में एक सीट आम आदमी पार्टी जीती है हिमाचल में, कश्मीर में। हाँ, तो उस विधायक ने कोई कार्यक्रम रखा। अब केजरीवाल को उस कार्यक्रम में जाना था, तो वो पहले चंडीगढ़ आए फ्लाइट से। चंडीगढ़ से पंजाब सरकार का स्टेट चॉपर लेके उनको डोडा गया। अदरवाइज डोडा पहुंचने में उनको लगते 8 घंटे। सही है। तो सर अब केजरीवाल किस संवैधानिक पद पे है कि वो उसको लेके पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर जाएगा? तो सर भगवंत मान एज ए शॉफर केजरीवाल को उस, वो कहते हैं ना, हम हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं कि पापा गेड़ी मरवा दो, पापा झूठे लेने हैं, तो पापा अपने स्कूटर पे बच्चे को बिठा के चलते हुए घुमा लाए। हाँ। तो सर केजरीवाल की गेड़ी मरवाने जोगे रह गए, क्यों जी? हाँ, उसी ये तो शॉफर। अभी पीछे जब चुनाव था तो वो बहुत मोटे पैसे देके, कुछ शायद 65 या 70 करोड़ रुपए देके केजरीवाल के लिए, केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने के लिए पंजाब सरकार ने 2 विमान किराए पे लिए चुनाव प्रचार के लिए। उसमें भी हर गेड़ी पे भगवंत मान को साथ बैठा के ले जाता था। मजबूरी थी, वरना चुनाव आयोग कान पकड़ लेता जी। तो सर भगवंत मान की का स्टेटस क्या बना दिया? बिल्कुल, मतलब शॉफर, केजरीवाल का शॉफर स्टेट प्लेन का। और यहाँ की अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की समस्याओं में ये घिर गए हैं और जो बड़ी भयंकर गलती करके गए थे कि इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल में भी मुख्यमंत्री बना रहूंगा, और जब जेल से बाहर आया 5.5 महीने बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाहर तो जा रहे हो लेकिन किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर पाओगे। यानी जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो काम रुके पड़े हैं, वो सब रुके ही रहेंगे। तो मजबूरी में मुख्यमंत्री पद छोड़ करके आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और अब जब मोहल्लों में जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, तो लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। तो डूबेंगे या तैर जाएंगे इस बार भी, क्योंकि कलाकार तो है ये। सर मैं एक बात, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। आम आदमी पार्टी सत्ता में दिल्ली में आई कैसे थी? सर भाजपा का 36% वोट था, जो आज भी इंटैक्ट है विधानसभा में। 36 में 1-2% ऊपर नीचे होता। हाँ, वो हाँ। इनके पास था सर 32% वोट और कांग्रेस के पास होता था 24% वोट। तो आपको याद होगा 2014 में जब मोदी का रथ चला और एक ओर से वो जीतते हुए आ रहे थे, तो जब हरियाणा भी जीत गए तो उनको दिल्ली में रोकने के लिए कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि अगर मोदी को रोकना है तो दिल्ली में हम रोक सकते हैं। पहला चुनाव मोदी हारेंगे यदि हम अपना वोट, कांग्रेस का वोट आम आदमी को शिफ्ट कर दें। तो सर 24% से घट के कांग्रेस 8% पे आ गई थी, आपको याद होगा वो? यस। तो सर और मुझे अच्छी तरह याद है कि कांग्रेस के प्रत्याशी बूथों पर खड़े होकर वो ऐसे बोलते थे, चाड़ू चाड़ू, वो चाड़ू चाड़ू। तो इस तरीके से वोट डलवाया था। दोनों अच्छा, भाई मुझे याद है एक बार एक उपचुनाव हो गया। उपचुनाव कायदे से कांग्रेस फिर लड़ गई, उसमें फिर कांग्रेस 24% वोट पाई थी, आपको याद होगा? यस। तो सर बात यह है कि अगर कांग्रेस कायदे से चुनाव लड़ी तो सर वो 24% वोट आज भी कांग्रेस का इंटैक्ट है, 1-2% कम हुआ होगा। सही है। तो सर केजरीवाल की पार्टी कैसे परफॉर्म करेगी, ये कुंजी हाथ में है कांग्रेस के। अगर कांग्रेस कायदे से अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ी तो कांग्रेस आज भी सर 22% को महंगी नहीं है, 22% वोट को, तो सर केजरीवाल चुनाव हार जाएगा। अब बात यह ना सर कि केजरीवाल और कांग्रेस में क्या पैक्ट होता है और क्या आज भी कांग्रेस केजरीवाल, अच्छा सर इसका ये तो मान लीजिए ना कि बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये थी कि केजरीवाल ने
कांग्रेस को उत्तराखंड हरवाया, गोवा हरवाया, गुजरात हरवाया, राजस्थान हरवाया, एमपी हरवाया और अब हरियाणा हरवाया। हरियाणा में चाहे 1% वोट काटा। हरियाणा में कई सीटें हरवा दी, 10 सीट हरवा दी इधर। हाँ हाँ। तो सर बात ये ना कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने 2014 में जो गलती की थी ना, एक भस्मासुर पैदा किया था मोदी को रोकने के लिए, एक भस्मासुर पैदा किया जो खा गया इन्हीं को। तो सर बात ये ना कि क्या कांग्रेस को अब इतनी अक्ल आई है कि अब वो गलती सुधार ले? तो सर अगर कांग्रेस अपना 24% वोट रिटेन कर गई दिल्ली में, फिर तो केजरीवाल की नैया डूब जाएगी। अब डिपेंड करता है सर कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है, बहुत, क्योंकि वोटों का बंटवारा ही डिसाइड करेगा। जी, बहुत गहरी बात आपने कही है और बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा रामदास, इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सर। और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।